कीजिए बाजार का पूरा एक्शन और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं तैयार, राजेश पालिया साहब और विकास सेठी साहब। बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। राजेश जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी सेंचुरी प्लाई। अगर इस स्टॉक का सेटअप देखें तो पहले मंथली चार्ट पे अगर हम इसको देखें तो स्टॉक ने जनवरी 2018 के जो हाई थे उसको क्रॉस किया है, तो मंथली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट हुआ। डेली चार्ट में अगर देखें तो एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट पिछले सेशन में देखने को मिला और आज फॉलो अप बाइंग इसमें एक्शन देखने को मिल रही है। सो डेली, वीकली, मंथली, ऑल टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बुलिश टेरिटरी में सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं डेली वीकली चार्ट में, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम यहां से और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 410 430 तक के टारगेट लॉन्ग टर्म के हमें लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन, ये वॉलेटिलिटी जिस तरीके से मिलती है हमें, इसमें अगर कोई मौका मिलता है तो डिप में भी इसको बाय करें। 340 के आसपास स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। 410 और 430 के टारगेट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो सेंचुरी प्लाई बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म में। ओके, सेंचुरी प्लाई ये है स्टॉक जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। 410 रुपए के टारगेट के लिए 360 के आसपास चल रहा है। 360 से 350 आपके लिए खरीदारी की रेंज होगी। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिसके टारगेट शॉर्ट टर्म में ही आने की संभावना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नहीं, उतनी जल्दी नहीं आएंगे, टारगेट बड़े हैं लॉन्ग टर्म के। अनिल जी, जो स्टॉक मैंने आज पिक किया है, स्टॉक का एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, एमएनसी स्टॉक है। कंपनी का नाम है फेडरल मुगल। अगर आपको याद हो तो गुरुवार को मैंने मेरे जो सदाबहार सेठी साहब वाले सेगमेंट में इसको शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे भी रिकमेंड करा था 285 के लेवल पे। अभी 295 के लेवल पे ये चल रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म की अच्छी स्टोरी नजर आ रही है। बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है। एक जर्मन पेरेंट है जो कि दुनिया की एक लीडिंग कंपनी है ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर में, और ये कंपनी भी भारत में पिस्टन्स और पिस्टन रिंग्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का हाल ही में ओएफएस आया था और जो कि बड़ा एक ओवरहैंग था, और वो अब जब निकल गया तो मुझे लगता है अब इस स्टॉक में कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए। बिकॉज प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी पिछले साल एक ओपन ऑफर किया था 650 के ऊपर, 665 के प्राइस पे, और उसके बाद हिस्सेदारी बढ़ गई थी 95% तक। उसको इन्होंने कम करके जो रेगुलेटरी लिमिट है 75% वहां पे अब ले आए हैं। तो वो हैंगओवर खत्म हो गया। अब ये स्टॉक में एक दमदार तेजी बननी चाहिए। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बेहद शानदार थे। 36 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस 9 करोड़ इन द लास्ट दिसंबर ऑफ 2019, और एक जीरो डेट कंपनी है, और मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है यहां से। तो मेरे इसमें लॉन्ग टर्म के 400 रुपए के टारगेट है, 295 के इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। ये है आपके लिए फेडरल मुगल। और जिस दिन ऑफर फॉर सेल आया था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला, 4 गुना भरा। उस दिन हमने कहा भी था कि रिटेल को इस पे जरूर लगाना चाहिए पैसा, और यहां से स्टॉक बहुत मजबूती के साथ दिखेगा। और वहां से स्टॉक उस दिन भी चला, उसके बाद भी चला, अब भी चलेगा। अभी कुछ भी नहीं चला, ये स्टॉक में अभी भी बहुत बढ़िया तेजी बनेगी। बेहद शानदार कंपनी, और प्रोमोटर्स को स्टेक मजबूरी में बेचनी पड़ी क्योंकि 95% के आसपास होल्डिंग और सेबी का जो नियम है 75% लाने का, उस वजह से जो बेची है। तो ये स्टॉक एक जमाने में 650 रुपए के आसपास 2 बार ट्राई कर चुका था ऑफर फॉर सेल लाकर अपनी स्टेक कम करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। फाइनली अब 250 रुपए में, 260-70 रुपए में ये हो चुका है। यहां से स्टॉक में बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मौका बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 400 रुपए का टारगेट आपको रखना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। मुझे लगता है इस टारगेट के ऊपर भी आराम से जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात आपने कही, लेकिन एक जय से मैं चार्ट लेना चाहता हूं। जय जनरली आप स्टॉक को बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने की कोशिश करते हैं। जो कुछ ऑफर फॉर सेल के समय 270 रुपए के आसपास स्टॉक आया है, क्या वो एक बढ़िया बेस बना चुका है? क्या वहां से अब एक अच्छी रिकवरी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखने को मिल सकती है? जरा इसके चार्ट चेक भी बताइए फेडरल मुगल।
बिल्कुल अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज देखिए जो हिसाब से एक क्लियर एक अच्छा मूव ये स्टॉक में देखने मिल रहा है, जो हिसाब से मोमेंटम बिल्डअप हुआ है खास कर अनिल जी मैं कहूंगा, और वो मोमेंटम बिल्डअप जो हिसाब से हुआ है वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ है ये स्टॉक में वो और कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट जो मेरे शॉर्ट टर्म के इसके टारगेट्स बन रहे हैं अनिल जी वो लगभग 322 के 322, और वो अगर निकलता है तो आई थिंक ये स्टॉक 350 पार भी निकल जाएगा, तो आपको बहुत ही अच्छी खासी एक अपमूव ये स्टॉक में देखने मिल सकती है। और डाउन साइड में जो आपने कहा लेवल्स बिल्कुल वो सही है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि और थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर सकते हैं जी। अभी 285-87 के आसपास इस स्टॉक का एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है। बिल्कुल, तो फेडरल मुगल पर नजर रखिए। और अनिल जी, आपने रिटेल को तो पैसे लगाने को कहा ही था फेडरल मुगल में, साथ में स्टॉक ऑफ द डे की भी रिकमेंडेशन थी सर 27 तारीख को, पिछले ट्यूसडे को, और टारगेट्स 280 285 जो पहले ही दिन आ गए थे सर, उसी दिन 295 और 300 के टारगेट, जो 300 का फाइनल टारगेट है वो भी अभी अभी हिट होते हुए दिख रहा है सर। तो पिछले हफ्ते की स्टॉक ऑफ द डे कॉल्स पोजिशनल टारगेट 300 का आपका फेडरल मुगल पर हिट हो रहा है, और अब सेठी साहब की तरफ से 400 के लेवल्स इस पर आ रहे हैं, तो नजर रखिए इस काउंटर पर आइए कुछ और कॉल्स तैयार हैं बिगुल हिमांशु जी के लिए बीटीएसटी। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। माफ कीजिएगा दीपांशु जी, लास्ट वीक एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाया, और आज जिस हिसाब से कंसोलिडेशन का यहाँ पर वापस से जो मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक वापस से तेजी के लिए तैयार है। और जो जिस हिसाब से स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है, चार्ट जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आगे चल के काफी अच्छी बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे यहाँ पर करंट लेवल्स पर लगभग 534-535 के लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 527 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पहला टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर 548 से 550 रुपए तक का देखने को मिल सकता है, जो कि कल तक यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। और 550 के ऊपर अगर स्टॉक यहाँ पर चलना शुरू होता है नियर टर्म में 1 या 2 दिनों में, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए नजर आएगा, और उस कंडीशन में एक फ्रेश अपमूव लगभग 5 से 7% की इस स्टॉक में और देखने को मिलेगी। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में यहाँ पर मेरी तरफ से खरीदारी की रहे। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू इस पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। ये एक कॉल आ रही है। आइए कुछ और कॉल्स अभी ले हमारे एक्सपर्ट से, कुछ 10 की कमाई के बढ़िया आइडियाज लेते हैं इस समय। बंसल जी से शुरुआत करते हैं। बंसल जी बताएं 10 की कमाई के लिए आज कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दिपांशु, मेरा जो स्टॉक है, मैं पहले तो चीज ऐड करूंगा कि स्टॉक चल रहा है 290 के अराउंड। बेहतर होगा अगर ये 5-7 रुपए नीचे मिले। स्टॉक है लिंकन फार्मा, और जिस तरीके का इसका टेक्निकल पैटर्न है दिपांशु, ये कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल रखता है। फार्मा के अंदर निकलेगा, यहाँ पर 280 के अराउंड अगर मिलता है तो एक बेहतरीन स्तर है ऐड करने के लिए। यहाँ पे पहला टारगेट है 311 का, और ये लेवल्स मुझे लगता है कि इसी महीने में देखने को मिलेंगे। और अल्टीमेटली ये स्टॉक अगले 1.5 से 2 महीने में ऊपर में 335 से लेकर 350 के लेवल दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो इसमें करेक्शन में बाय करने की राय है। तो डिप पर खरीदारी करें लिंकन फार्मा, ये है बंसल जी की राय। इवेंचुअली 350 तक ये स्टॉक आपको जाते हुए दिख सकता है। जैन साहब आप बताएं सर, 10 की कमाई के लिए आज आपने कौन सा स्टॉक चुना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच बंसल जी। ये लास्ट वीक 10 की कमाई मेरी लिंकन फार्मा थी, और जबरदस्त मूव दिया वहां से। और रैमको इंडस्ट्रीज हिमांशु जी ने दिया, तो उस सेगमेंट में तो मैं वैसे ही, मेरा फेवरेट सेगमेंट है रैमको। सह्याद्री जबरदस्त टारगेट अचीव किया, एवरेस्ट, विशाखा, HIL, और आज सेठी साहब को भी धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद का थैंक्स गिविंग डे लग रहा है मुझे FM किड से, जो जबरदस्त कंपनी है। सो ओवरऑल मैं आज जो स्टॉक लाया हूं वो है TVS श्रीचक्र। एक जबरदस्त कंपनी है। टायर स्टॉक्स आज अच्छा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, और टायर स्टॉक्स इसलिए भी अच्छा करेंगे कि टायर्स का बिजनेस अभी भी चल रहा है। अगर आप रिटेल वो देखेंगे तो वो इमरजेंसी सर्विसेज में कई होगा, मैंने देखा लास्ट लॉकडाउन में भी ये बंद नहीं हुए थे टायर के शोरूम्स, और मैंने चैनल चेक भी किया है, टायर के शोरूम्स चल रहे हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी जो भी सेल्स होती है वो हो रही है। एंड टायर स्टॉक्स में TVS को चुनने का रीजन ये, एक तो बहुत बढ़िया करेक्टेड लेवल्स पे अवेलेबल है, ऊपर जाने के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास है। और उससे भी बढ़िया बात, TVS के जो रिजल्ट्स थे दे वर एक्सीलेंट। मतलब TVS मोटर्स आप देखिए, बाकी जो
दोनों तीनों जो भी कंपनीज को अगर कंपेयर करें टू व्हीलर्स में, तो टीवीएस वाज एक्सीलेंट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स टीवीएस ने इस बार दिया है। और मुझे लगता है कि टीवीएस श्री चक्र कैन ऑल्सो डू वेरी वेल। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है आराम से। और इस स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि करीब यहां से 2200-2300 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो टीवीएस श्री चक्रा ये है वो स्टॉक, और आज सारे टायर स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। चाहे वो आप अपोलो टायर देखें 3% मजबूत, एमआरएफ देखिए, नहीं एमआरएफ मजबूत नहीं, अपोलो टायर्स मजबूत है, टीवीएस श्री चक्रा ये मजबूत है। यहां पर जेन साहब की रिकमेंडेशन 2200 और 2300 रुपए के लिए आती हुई दिख रही है। आइए अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल स्टॉक्स का। आइए पोजिशनल स्टॉक्स पहले बताएं पालिया साहब, आपका आज का पोजिशनल स्टॉक। जी अनिल जी, अनिल जी पोजिशनल स्टॉक रहेगा कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो 571 के आसपास बने थे, वो क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एक अगर हम छोटी टाइम फ्रेम देखें तो वहां बनते हुए दिखा, और उसमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसका बुलिश ही है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, और जिस तरीके से इसमें मंथली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है कि यहां से पोजिशनल बेसिस पे भी ये स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखना चाहिए। 650 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 573, 560 ये रेंज हम सजेस्ट करेंगे। इसमें अगर ये मिलता है तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें। 535 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें रखें। तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल 650 के टारगेट के लिए पोजिशनल बेसिस पे बाय करने की सलाह रहेगी। 50 के टारगेट के साथ यहां पर करें खरीदारी। कार्बोरंडम यूनिवर्सल एक बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल जो पसंद है इस वक्त राजेश जी को। सेठी साहब को क्या पसंद है? फेडरल मुगल तो है लॉन्ग टर्म के लिए। सेठी साहब बताएं पोजिशनल पिक आपकी। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो फेडरल मोगल में जो मैंने गुरुवार को शॉर्ट टर्म टारगेट 305 के दिए थे वो आज अचीव हो गए हैं। तो जिन्होंने वो लिया और शॉर्ट टर्म के लिए लिया वो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी स्टॉक पे मैं बुलिश हूं जो मेरी लॉन्ग टर्म की इसमें व्यू है। बाकी अनिल जी जो मेरा आज का पोजिशनल स्टॉक है ये एक फार्मा कंपनी है, बहुत ही दमदार एक फार्मा कंपनी है। स्टॉक का नाम है नेटको फार्मा, जो कि अभी 920 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये फार्मा के अलावा एग्रोकेमिकल और क्रॉप केयर के कारोबार में भी है। ये कंपनी एक लीडर है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट, ऑन्कोलॉजी यानी कि जो कैंसर वाला सेगमेंट है वहां पे लीडिंग कंपनी है। इनके 33 प्रोडक्ट्स है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में। और आज इस कंपनी को पिक करने के पीछे भी एक कारण है अनिल जी। एक ड्रग है मोलनुपिराविर, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। मोलनुपिराविर ये जो ड्रग है, ये अभी जो हम रेमडेसिविर की बातें करते हैं जो कि इंजेक्शन के रूप में आती है और बहुत किल्लत चल रही है, स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, उसी का सब्स्टिट्यूट है जो कि कैप्सूल के फॉर्म में आता है, ओरली दिया जाना है। और इस ड्रग के लिए इन्होंने भी इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है ड्रग अथॉरिटी से भारत की। तो अगर वैसा कुछ होता है तो स्टॉक तो यहां से बहुत ही दमदार प्रदर्शन कर सकता है। और वैसे भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30%, जीरो डेट, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। 920 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह। पोजिशनली मेरा 960 का टारगेट है, 895 का स्टॉप लॉस। ओके, 960 का टारगेट, 895 का स्टॉप लॉस। और सेठी साहब आज सुबह ही नैटको फार्मा के लिए कुछ खबर आई थी सर, एक दवा के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है, बैरेक्टिनिब, इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दी है मंजूरी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। और रेमडेसिविर के साथ इस दवा का इस्तेमाल होता है कोरोना के इलाज में। आप भी इसी दवा के बारे में बात कर रहे थे सर? अब वो दवा का मुझे जो नाम आया वो मोलनुपिराविर नाम है। अब ये पता नहीं अब नाम अलग है या कुछ चक्कर है, बट मोलनुपिराविर इस ड्रग का नाम है जो कि रेमडेसिविर का ही सब्स्टिट्यूट है, ओरल फॉर्म में दिया जाना है। तो ये एक तो ये कंपनी प्लस आई थिंक हेटेरो ड्रग्स, ये आपके फर्मेंटा बायो को इसका शायद फर्मेंटा बायो भी बनाती है, तो उनको भी इसका काम मिलना है। तो इस तरह की कंपनियां हैं, बट जब कभी ये होगा आई थिंक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। बिल्कुल, तो शायद सेम ड्रग की बात कर रहे हैं सेठी साहब, क्योंकि इसका भी रेमडेसिविर के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है कोरोना के इलाज में। आज सुबह इन्हें मंजूरी मिली, पर इस पर हम थोड़ी और डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल सेठी साहब की तरफ से नैटको फार्मा पर खरीदारी की राय, 960 का है टारगेट। आइए जय से भी जानते हैं उनकी 10 की कमाई के आइडियाज। जय बताएं।
जय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी 10 की कमाई के आइडियाज बताएं। ओके, थोड़ा इशू हो रहा है जय के साथ ऑडियो मिलने में, तो उनका ऑडियो चुस्त दुरुस्त करते हैं। तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जय की 10 की कमाई के आइडिया, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके शॉर्ट टर्म पिक्स और येस बैंक के मैनेजमेंट के साथ खास चर्चा बस कुछ ही देर में आपके लिए। 10 की कमाई में आप सबका स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, देने वाले हैं आपको एक शॉर्ट टर्म पिक, लेकिन उससे पहले बंसल जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल पिक, और इसलिए उनके लिए बिगुल है स्पेशल पिक का, नॉट टू मिस स्पेशल पिक, ऐसा बंसल जी का मानना। आइए देखते हैं कौन सा है शेयर। बताएं बंसल जी, कौन सी है दमदार पिक? अनिल जी, स्पेशल पिक से पहले दो अपडेट अनिल जी, छोटे छोटे से। एक तो सुबह सुबह दीपांशु ने मैरिको पे पूछा था, तो मैंने बड़ा क्लियरली बोला था 432 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 5-7 रुपए का मूव एक अच्छा देखने को मिलेगा। तो वहां पे ऑलमोस्ट मतलब कि टारगेट अचीव्ड है, उसके बियॉन्ड मूव देखने को मिल रहा है। दूसरा, मेरा एक सेल का बाय कॉल मिस हो गया। तो अनिल जी, सेल के जो मेरे टारगेट्स हैं 150 के हैं, तो आप अनिल जी कैलकुलेट कर लें, मतलब कि 30 रुपीज के अराउंड शायद पहली बार रिकमेंड किया था, और अगर 150 के भाव इस महीने में देखने को मिलते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 5x हो जाएगा। तो उसकी तैयारी करें। और ये जो स्पेशल पिक है, ये वो है जिसको अभी हिमांशु जी ने भी कवर किया था। स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इसको मिस नहीं करना चाहिए। 517 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय एंड होल्ड करें। यहां पर 565 से लेकर 570 के टारगेट 1.5 से 2 सप्ताह के अंदर ऊपर में देखने को मिलेंगे। आई रिपीट, 517 का स्टॉप लॉस, 565 से लेकर 570 का टारगेट जोन, और एक बार 550 के लेवल्स आते हैं तब अपनी खरीद के दाम का स्टॉप लॉस सेल करना चाहिए। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है एक स्पेशल पिक। लेकिन मंत्री, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल पिक के तौर पे क्यों चुना है, ये बताइए। अनिल जी, जो इसका पैटर्न अगर आप ध्यान दें अनिल जी, कि कुछ समय पहले जब आईटी गिर रहा था तो विप्रो पे एक बाय कॉल दिया था लास्ट सीरीज के अंदर और 490 के टारगेट्स दिए थे। तो ये वाले जो पैटर्न्स होते हैं काफी अलग होते हैं, और इन पैटर्न्स की खासियत ये होती है कि गिरते बाजार में भी स्टॉक होल्ड करता है। तो जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं है तब तक ट्रेड इंटैक्ट है। तो पैटर्न की स्ट्रेंथ है कि ये गिरते बाजार में भी रैली लेने का पोटेंशियल रखते हैं। और दूसरा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, सारे प्रीवियस हाइज तोड़ चुका है। तो पैटर्न की स्ट्रेंथ के बेसिस पर इसको एक स्पेशल पिक कैटेगरी में डाला है। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही तगड़े पैटर्न वाला आईसीआईसीआई प्रू, जो यहां से भी दिखाएगा एक्शन। और अभी अभी हिमांशु जी ने भी बोला है, और ये सारे आज जितने इंश्योरेंस स्टॉक है आपको जो पसंद हो वो खरीदिए। एक और स्टॉक है उस पर भी नजर रखिए, वो एसबीआई लाइफ है, वहां पर भी बड़े एक्शन की तैयारी होती दिख रही। तो लाइफ इंश्योरेंस वाले सारे स्टॉक्स बहुत जबरदस्त एक्शन में। ये अगला स्टॉक है जो आपको रडार पर रखना चाहिए। ये भी भागने दौड़ने की तैयारी में आता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट 10% बढ़ा हुआ है एसबीआई लाइफ में, तो ये काफी समय बाद स्टॉक एक्शन में आ रहा है। देखिए किस तरह से डे हाई पर धीमे धीमे हर एक लेवल से खरीदारी इस स्टॉक में भी होती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। राजेश पालिया साहब, बताएं आपका शॉर्ट टर्म, आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? सो अनिल जी, शॉर्ट टर्म स्टॉक रहेगा सायंट। ये स्टॉक में अगर हम डेली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से वी शेप रिकवरी हो रही है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये स्टॉक जो प्रीवियस स्विंग हाई थे वहां तक भी मूव करते हुए दिखेगा। तो हालांकि इसके टारगेट अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड रखेंगे तो 860 तक के हमें लगता है आते हुए दिखना चाहिए। बट अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें जो टारगेट लग रहे हैं वो करीब 810 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। 753 से 738 ये एक बाय रेंज हम सजेस्ट करेंगे। 710 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉक को अगर हम देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी ये प्लेस्ड है और सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके से डेली चार्ट पे अगर हम इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में कोई भी डिप आती तो एक बाइंग सपोर्ट इसमें बना हुआ है। तो ये स्टॉक को 710 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 810 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखना चाहिए। पाले साहब, ये आप इसमें विश्वास करते हैं न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में? मुझे लगा था अनिल जी आप आज जरूर पूछेंगे ये, क्योंकि मेरे तीनों स्टॉक्स ही लेटर से हैं।
तो आज मैं स्कैन कर रहा था तो मुझे तीनों स्टॉक अच्छे लगे, और जब मैंने आपको भेजे उसके बाद मुझे ध्यान आया कि तीनों सी लेटर के स्टॉक है आज। थैंक गॉड आपको सी तक मिल गया, जेड तक नहीं मिलता तो हमारा क्या होता है। कम से कम अच्छा है, सही टाइम पे पकड़ में आ गए। तो आइए, सेंचुरी प्लाई ये लॉन्ग टर्म पिक दिए राजेश जी ने, कार्बोरेंडम ये पोजिशनल, और साइंट कल मतलब अगली बार जब आ रहे हैं तो डी वाले अपना ध्यान रखें, क्योंकि सी के बाद डी वाले स्टॉक स्कैनिंग पे आएंगे राजेश जी के। लेकिन बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, आजकल तो सी अनिल जी ट्रेंडिंग है, सी से डर लगता है, सी फॉर कोविड, सी फॉर कोरोना। अनिल जी तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सी बड़ा खतरनाक है। हे भगवान, और सी से क्योर भी हो रहे हैं, इसलिए तो सी फॉर जो पॉजिटिव चीजें हो सकती है वो पालवे जी ला रहे हैं। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पालवे जी। देखिए सी में भी क्योर भी हो रहे हैं, पॉजिटिव चीजें पालवे जी हमारे ढूंढ रहे हैं। तो हाँ, सी से क्योर भी हो रहा है। देखिए बंसल जी, सोच बदलो देश बदलेगा। हाँ सी फॉर कोविशील्ड, सी फॉर कोवैक्सिन। तो अब बंसल जी की सोच बदलने के लिए हमें पूरे प्रयास करने पड़ेंगे, ताकि बंसल जी भी चले। नहीं, मजाक की बात है। ये तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज पालवे साहब की लिस्ट में। सेठी साहब, आपकी लिस्ट में कौन सा स्टॉक है शॉर्ट? अनिल जी, जो मेरा आज का शॉर्ट टर्म पिक है, कोइंसिडेंटली वो भी सी अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। कंपनी का नाम है CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। कैलकाटा बेस्ड पावर जनरेटिंग कंपनी है, एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक, 6 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का है, डेट इक्विटी रेशियो रीजनेबल, और बाकी पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 26% का। और दिसंबर तिमाही में बहुत ही अच्छा दमदार परफॉर्मेंस रहा है। इनका पैट आया 316 करोड़ वर्सेस 249 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। और जो इन्होंने अभी जनवरी में एक हेफ्टी 45 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इन 620-22 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में टारगेट है 650 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 605 रुपए का। ओके, 605 के स्टॉप लॉस के साथ 650 के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी CESC में। और बंगाल के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद इस ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत एक्शन उस वजह से भी होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आजकल लोग 1-on-1 कंपेरिजन कम करते हैं, करना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन एक और पॉजिटिव ट्रिगर जिसको आप मानकर चल सकते हैं वो ये भी हो सकता है, चुनाव चूंकि खत्म हो चुके हैं। तो CESC यहां पर 650 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब पहले भी कई बार ये स्टॉक रिकमेंड कर चुके हैं और काफी अच्छा एक्शन इसमें दिखा भी है। आइए, जय ठक्कर तैयार है अपनी 10 की कमाई के स्टॉक के साथ। तो जय बताइए आपके आज की 10 की कमाई के शेयर। जी अनिल जी, मेरे 2 रिकमेंडेशन है आज 10 की कमाई में, और मेरा भी सेठी साहब के जैसे ये स्टॉक है CESC, सी पे से ही स्टार्ट हो रहा है और मैं भी यही दे रहा था और उन्होंने एकदम परफेक्टली दिया है। शॉर्ट टर्म में मुझे भी लग रहा है कि CESC में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। नहीं जी, टेक्निकली ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है, एंड एग्जैक्टली उसके लोअर एंड ऑफ द रेंज से ये स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। उसके इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ हमें बाय का स्टॉक देखने मिल रहा है। ये सारी टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि CESC में हमें लगभग 656, 670 ये टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। 670 तक के टारगेट्स पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिलेंगे, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है, 607 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है जी। तो ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 42 रुपए तक के आपको टारगेट्स देखने मिलेंगे। 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, 1:2 का एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है CESC में। ये पहला बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो है डीमार्ट करीब 2875 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 2820 का। एक बढ़िया इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 3070 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो 51 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 200 पॉइंट की एक अपसाइड देख रहा हूं मैं इसमें। 1:4 का रिस्क बन रहा है डीमार्ट में। ओके, तो ये हैं 2 स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय जय की तरफ से 10 की कमाई में। CESC वो स्टॉक है जो अभी अभी रिकमेंड किया सेठी साहब ने भी और जय को भी पसंद है, यहां पर खरीदारी करें। और डीमार्ट यहां पर भी करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। 656 और 670 के टारगेट के लिए 2 स्टॉक है जहां पर बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है। न्यूज पर यूज में यस बैंक के टॉप मैनेजमेंट प्रशांत कुमार साहब MD साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और उनसे भी हम करेंगे बातचीत।
तो हम उनसे बातचीत करेंगे नतीजों पर। यस बैंक के वीकेंड पर रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स पर उनसे होगी बातचीत भी और जानेंगे। स्टॉक आज कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यस बैंक, तो देखते हैं नतीजों पर क्या कुछ एक्शन है। आइए वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले इस तिमाही के नतीजों पर आपसे राय लेना चाहता हूं। नतीजे काफी कमजोर नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस यस बैंक की तरफ से आ रही थी, लेकिन इस बार के नतीजों को देखकर थोड़े शायद आपके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला है। तो मैं ये जानना समझना चाहता हूं कि ये तिमाही इतनी कमजोर और खराब क्यों नजर आ रही है? देखिए, इस तिमाही में एक तो बात ये थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जितना भी हमारा स्टैंड स्टिल एनपीए था उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद इंटरेस्ट रिवर्सल था। तो 750 करोड़ का इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ और कोई 150 करोड़ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, उसके लिए भी हमें प्रोविजन करना पड़ा। पर अगर आप देखें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरे साल का 42% बढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास दो ऑप्शन थी कि या तो हम प्रोविजनिंग एग्रेसिव प्रोविजनिंग ना करें और जो वो बर्डन है उसको अगले साल तक ले जाए। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगले साल की अर्निंग को इम्पैक्ट करने की बजाय अगर हम एग्रेसिव प्रोविजनिंग अभी कर लें तो कम से कम अगले साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो बहुत क्लीन होगी। तो इसलिए हमने अपना प्रोविजन कवरेज बढ़ाया और उसी वजह से ये जो नेट लॉस 3,800 करोड़ का दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ हमारी प्रोविजनिंग जो हमने ज्यादा करी है उसकी वजह से है, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो 42% की हमारी ग्रोथ हुई। तो परफेक्ट। तो सर, आपने प्रोविजनिंग बढ़ाई और उस वजह से नुकसान थोड़ा सा बढ़ा है। अगर हालात सुधरते हैं, इकोनॉमी में रिवाइवल आता है और अगर आपको इतनी प्रोविजनिंग जो आपने की उसकी जरूरत ना पड़े, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिर मुनाफे में बढ़ोतरी अगली तिमाहियों में इस पूरे वित्त वर्ष में देखने को मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो आगे हमने जितनी प्रोविजनिंग कर दी है, अब इस बुक पे हमें कोई प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है। 79% हमारा लोन पर है और 92% इन्वेस्टमेंट पे है। आगे जो भी पेंडेमिक की वजह से या कोई भी स्लिपेज होगी तो हमें रिकवरी कम से कम 5,000 करोड़ की रिकवरी हम इस साल करेंगे और हमारी स्लिपेज उससे ज्यादा नहीं होगी। तो जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है वो हमारी रिकवरी से मीट हो जाएगी। परफेक्ट। तो सबसे बड़ी चीज जो इंटरव्यू से अभी तक दोनों सवालों में मैंने पूछा, उसमें जो प्रशांत कुमार साहब कह रहे हैं कि एक एग्रेसिव प्रोविजनिंग अगले साल के लिए की, चाहे तो वो अगले साल के लिए भी इसे टाल सकते थे, धीमे धीमे करते, लेकिन बैंक ने एक स्टैंड लिया है कि एक बार प्रोविजनिंग कर ली जाए ताकि अगले साल की प्रॉफिटेबिलिटी, और 5,000 करोड़ के लोन ऐसे हैं जहां पर रिकवरी की उम्मीद हो सकती है। अब आइए सर, ये तो बात हुई प्रोविजनिंग और रिकवरी को लेकर। अब बिजनेस आउटलुक के बारे में बताइए, कैसा दिख रहा है, इस तिमाही में कैसा रहा है और अब आने वाले वित्त वर्ष के लिए आप बिजनेस आउटलुक कैसे देख रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ आप अपने डिपॉजिट्स में और साथ ही लोन्स में, दोनों में देख रहे हैं सर? तो देखिए, डिपॉजिट में तो हमारी 55% की ग्रोथ हुई है और लोन में भी जो रिटेल लोन है उसके अंदर 23% की ग्रोथ, जबकि इतने खराब समय में, जबकि पिछले साल पहले 6 महीने तो बिल्कुल वॉश आउट था, उसके बाद भी रिटेल लोन में 23% की ग्रोथ है। सिर्फ कॉर्पोरेट में, क्योंकि जहां जहां हमारे एक्सपोजर किसी सेक्टर्स में या किसी एंटिटी में बहुत ज्यादा थे, हमने स्ट्रेटेजिकली उस एक्सपोजर को कम किया इसलिए। और दूसरा जो हमने एडिशनल प्रोविजनिंग करी उससे हमारी टोटल लोन बुक के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, पर क्योंकि रिटेल के अंदर 23% की ग्रोथ पिछले साल खाली 6 महीने में करी है, तो इस साल भी हमारा टारगेट है कि रिटेल और एमएसएमई में हम कम से कम 20% की ग्रोथ करेंगे और कॉर्पोरेट साइड पर भी हमारी ग्रोथ का मोमेंटम शुरू हो गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल कम से कम 10% की ग्रोथ कॉर्पोरेट पर होगी और ओवरऑल लोन बुक पे हमारी 15% की ग्रोथ का हमारा टारगेट है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज बताएं, अभी वापस कोविड की जो ये दूसरी लहर आई और उसके बाद थोड़े से लॉकडाउन ना भी सही लेकिन कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो सब जगह लगी रहे, क्या इसका भी असर फिर से पड़ सकता है या उसके लिए भी पर्याप्त प्रोविजनिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं? देखिए, उसका असर पड़ सकता है, पर हमारा जो एक थोड़ा सा व्यू है कि इस बार का जो रेस्ट्रिक्शन है और पिछले साल के लॉकडाउन में बहुत फर्क है। वो एक बहुत लंबे टाइम तक चला था
ये क्योंकि बहुत सीवियर है, पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस जो कि उतनी सीवियर नहीं है उसमें भी रिलैक्सेशन होगा। और जो पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रा पर पुश था और पीएलआई स्कीम, उसकी वजह से लोन ग्रोथ में ग्रोथ होगी। और जहां तक रिकवरी की बात है तो जो सेक्टर्स पेंडेमिक की वजह से जिसपे इम्पैक्ट होना था, हमारी लोन बुक में वो हो चुका है। और रिटेल और एमएसएमई जो हमारा 51% है, उसके अंदर हमारा नेट एनपीए 1% से भी कम है। और हमने देखा है कि वो लोन बुक बहुत अच्छी है और उस पर हमें आगे वाले समय में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देने के चांसेस नहीं है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए आगे के लिए आउटलुक है। अब सर कुछ एक दो खबरें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने सोचा आप आए तो आपसे एक बार पूछ लिया जाए। सिटी बैंक अपने रिटेल एसेट्स बेचने की मूड में है इंडिया में, और खबरें ये भी चल रही थी कि यस बैंक का भी बड़ा इंटरेस्ट है। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ के लिए और उस एक्सपर्टाइज के लिए जाने जाते हैं, तो विचार कर रहे हैं, अगर ऑप्शन आए तो सोचेंगे इस बारे में, खरीदेंगे सर? जी जरूर, हम उस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करेंगे और डिपेंडिंग ऑन द कमर्शियल्स, पर हम उसको जरूर एक्सप्लोर करेंगे, क्रेडिट कार्ड की और रिटेल की। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताएं कि अब चूंकि इस तिमाही में नुकसान तो दिखा है और बुक्स में आया भी है, तो क्या कुछ और कैपिटल रेज करने की बैंक को जरूरत है? फंड रेजिंग प्लान कुछ है आपके? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए अभी अनिल जी, हमारा जो सीईटी वो 11% है, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से 300 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। और आगे वाले समय में हमें कम से कम क्रेडिट कॉस्ट जो कि हमारा रिकवरी से मीट आउट हो जाएगा, तो हमें कोई कैपिटल की जरूरत उस वजह से नहीं है। पर कैपिटल की जरूरत हर हालत में ग्रोथ के लिए होती है। तो जो 15% की हम ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त कैपिटल है। पर अगर मान लीजिए एनवायरमेंट में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई ग्रोथ की, तो उस वक्त जरूर हम उस चीज को एग्जामिन करेंगे। हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं, तो हम बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। पर जब तक एनवायरमेंट में वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी 15% से ज्यादा, तब तक हमें कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं। ठीक बात है। अच्छा सर, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके आने के बाद में यस बैंक में निवेशकों का, डिपॉजिट होल्डर्स का बड़ा भरोसा बढ़ा भी था, और हमने भी कई बार स्टॉक को इसी वजह से रिकमेंड किया कि आपके आने के बाद काफी बदलाव दिख रहे हैं। लेकिन इस बार के रिजल्ट देख के थोड़ा सा लोगों को हल्का झटका लगा कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, कहीं पुराना वाला यस बैंक तो नहीं। तो एक बार मैं ये चाहता हूं कि आप अपने इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शकों को ये भरोसा दिलाएं कि अगले 1 से 3 साल में बैंक की परफॉर्मेंस किस तरह की रहने वाली है और किस तरह से वो निश्चिंत रह सकते हैं। देखिए, हमने पिछले साल भी जो अपना हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, उसके हिसाब से 2023 के आखिर में हमने 1% ROA का हमने एक विश्वास दिलाया था अपने निवेशकों को। और उसी रोड मैप पर हमें जहां पर FY21 में होना चाहिए था, हम बिल्कुल वहां पर हैं। तो मैं बता सकता हूं कि जो हमारा रोड मैप है 1% ROA 23 के एंड तक, हम बिल्कुल उस रोड मैप पर हैं, उसी लाइन पर चल रहे हैं। और सिर्फ आप ये देखिए कि हमारे पास हमने उस प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट को अगले साल में ले जाने की बजाय हमने इसी साल करी, तो दिखाई देने में ये लॉस दिखाई देता है। पर अगर आप पूरे ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, डिपॉजिट की बात करें और रिकवरी की बात करें, तो इतने डिफिकल्ट टाइम में भी बैंक ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। प्रशांत कुमार साहब, MD और CEO यस बैंक के, अपनी बैंक की परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक के बारे में बातचीत करते हुए। स्टॉक नीचे काफी खुला, लेकिन उसके बाद रिकवरी के मूड में, और अब कमजोरी है सिर्फ 4% की। एक बार तो शायद 13 रुपए या 13 रुपए के नीचे भी स्टॉक को हमने आज खुलते हुए देखा था। नतीजों के बाद एकदम से एक शार्प रिएक्शन आया, लेकिन उसके बाद रिकवरी। जी हाँ, 12 रुपए 85 पैसे का लो मैं यहां पर देख सकता हूं, और अब 14 रुपए के आसपास के लेवल डे हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वन टाइम प्रोविजनिंग जो एग्रेसिव की है मैनेजमेंट ने, उसकी वजह से नतीजे खराब है। इसका मतलब है कि आगे आने वाला साल, ये वित्त वर्ष 21-22 बेहतर रहेगा बैंक्स के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से उस पर निवेशक भरोसा करते हुए। ये है आपके लिए राय। ओके, कोटक बैंक आज पेश करेगा अपने नतीजे, और नतीजे कैसे रहेंगे आइए जान लेते हैं देवांश से।
अनुमान। देवांशी बताइए। बिल्कुल, इस बार आप देखिए जो नतीजे हैं वो थोड़े से बेहतर रह सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के जो ब्याज से है उसमें करीब 16 से 17% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके अलावा अगर मुनाफे की बात करें तो इस बार करीब 48 से 50% तक मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि जो प्रोविजंस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे इस बार, यही उम्मीद है और इसी के चलते जो मुनाफा है उसमें इतना बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। इसके अलावा आप देखिए इस बार जो लोन ग्रोथ है वो करीब 2.5 से 3% के आसपास आते हुए दिखी है, जो कि पिछले बार हमने देखा था करीब 7% की थी। और इसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीएस 3.4% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है 3.27% के सामने, और जो नेट एनपीएस है वो 1.3% रह सकते हैं। तो बहुत ही मार्जिनल अपटिक हम एसेट क्वालिटी में देखेंगे। दबाव अभी भी बना रहेगा लेकिन स्लिपेजेस के आंकड़ों पर खास फोकस रहेगा। ज्यादातर जो स्लिपेजेस आते हुए दिखेंगे वो एसएमई सेगमेंट से आते हुए दिखेंगे, अनसिक्योर्ड अकाउंट से ज्यादातर रिस्ट्रक्चरिंग आती हुई दिखेगी। तो इस पर आपको नजर रखनी है और देखना होगा कि इस बार प्रोविजन के चलते जो बेस है या मुनाफा है इस पर किस तरह से इंपैक्ट आता है। इसके अलावा जो आरबीआई की तरफ से कमेंट्री आती हुई दिख रही थी या जो गाइडलाइंस आती हुई दिखी थी एमडी और सीईओ के लिए, इस पर बैंक के मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है कि आने वाले समय में किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग या कौन से नए मैनेजमेंट पर फोकस होगा, इस पर अहम जो इस कमेंट्री पर अहम फोकस होगा। और साथ ही आने वाले समय में इकोनॉमी का जो ट्रेंड है, लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, इस पर नजर रहेगा। लेकिन ओवरऑल नतीजे काफी अच्छा आने का अनुमान कोटक बैंक से लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो बढ़िया नतीजों का अनुमान है कोटक बैंक की तरफ से। नजर रखिए, आज इंडसइंड ने तो अपने नतीजों के बाद पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, आईसीआईसीआई एक्सिस ने भी जब इनके नतीजे आए थे पॉजिटिव मूव दिखाई थी। अब देखते हैं कोटक की कैसी चाल रहती है। चलते हैं जय ठक्कर के पास, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, खरीदना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फ्यूचर्स, करीब 1444 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अभी इसको खरीदना चाहिए। 1416 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सो अगर आप देखें तो करीब 28 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस बनेगा दीपांशु, पर टारगेट्स बहुत ही बढ़िया बनकर आ रहे हैं इसके। जो पहला टारगेट है दीपांशु इसका वो है 1494 का 1494 और दूसरा टारगेट बन रहा है 1512। ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फ्यूचर्स। ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिसेंटली 200 डेमा पर सपोर्ट लिया है और एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है इसके फ्यूचर्स के चार्ट में और इंडिकेटर्स में क्लियरली बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा मूव 1-2 दिनों में ये स्टॉक में देखने मिल सकता है। ओके, तो इंश्योरेंस स्पेस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है आईसीआईसीआई प्रू और अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ये है आपके लिए खरीदारी की राय। नजर रखेंगे इस काउंटर पर सीमेंट स्टॉक्स यहां पर भी हमने देखा है पिछले कुछ समय से एक्शन बना है, नतीजे तो अच्छे आ ही रहे हैं। सीमेंट के लिए और क्या ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं, आइए चलते हैं मानसी के पास। मानसी बताएं सीमेंट के लिए क्या नया एक्शन है। बिल्कुल दीपांशु, अब तक जितने नंबर्स आए हैं वो भी अच्छे आए हैं और आने वाले दिनों में इसी हफ्ते में इनफैक्ट सीमेंट कंपनियों के जो नंबर्स आने वाले हैं उनसे भी अनुमान अच्छे नंबर्स का ही है। सबसे पहले तो बिक्री की अगर बात करें, इस साल सेक्टर में 21.7% की बढ़त और कामकाजी मुनाफे में 34% की बढ़त का अनुमान है और क्लियरली शहरी और ग्रामीण इलाकों में जो रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होता हुआ दिख रहा है, इसका एक असर है जो कि सीमेंट स्पेस पर भी हम देख रहे हैं। वॉल्यूम्स में लगातार रिकवरी देखी गई है। पूर्वी, उत्तर और मध्य भारत में अच्छी तेजी देखने को मिल रही। सिर्फ दक्षिण भारत में सीमेंट प्राइसेस में कोई अप ट्रेंड नहीं देख पा रहे हैं हम, लेकिन इसके अलावा हर रीजन में अच्छे लेवल्स पर कामकाज हैं। जो नतीजे अच्छे आए हैं, एसीसी के नंबर्स, मुनाफा हमने देखा 23% बढ़ा, मार्जिन भी बढ़े। अंबुजा सीमेंट भी 67% कंपनी का कामकाजी मुनाफा बढ़ता दिखा। साथ ही श्री दिग्विजय सीमेंट और विशाखा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी बेहतरीन नंबर्स पेश कर रही हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर बात करें, कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर मक्वायरी की रिपोर्ट सेक्टर को लेकर आई थी। इनके टॉप बेट्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, रैमको सीमेंट, डालमिया भारत जैसी कंपनियां हैं और हर कंपनी पर आउट परफॉर्म की रेटिंग और लक्ष्य बढ़ाकर मक्वायरी ने दिए हैं। अपकमिंग रिजल्ट्स अगर देखें, आज ही एनसीएल इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। प्रिज्म जॉनसन 6 मई को, अल्ट्राटेक सीमेंट 7 मई और रैमको सीमेंट 24 मई को आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में रिजल्ट्स भी कई सारे हैं और जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स के अनुमान भी अच्छे ही लग रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर ब्रोकरेजेस की तरफ से राय और साथ ही सीमेंट सेक्टर पर पूरा का पूरा
आउटलुक, नतीजे क्यों अच्छे आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। नतीजों की लंबी लिस्ट आपके सामने इस वक्त आती दिख रही है। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है, लेकिन विदा लें उससे पहले बता दूं कि इस ब्रेक के बाद भी मैं आपके साथ तैयार हूं, क्योंकि अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अजय बग्गा साहब के साथ लंबे समय बाद हम फिर से ग्लोबल मार्केट्स पर एक विशेष शो, जिसका आपको हर महीने इंतजार रहता है, हर महीने की पहली तारीख, इस बार पहली तारीख के दिन आई है छुट्टी, तो आज 30 तारीख को एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट आपके लिए आने की तैयारी में। उससे पहले तैयारी आप सभी से विदा लेने की। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बंसल जी, जय ठक्कर साहब, वागले साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह वाले शो में हमारा साथ देने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। मुझे और दीप को आपको देनी होगी इजाजत, मुझे नहीं, दीप को दीजिए इजाजत, मैं तो हुई आपके साथ में, वो हर रोज की आदत पड़ी हुई। लेकिन आइए, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन, एक साथ सब मिलकर कहेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर और कहेंगे जय हिंद।